नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट में देखिए, कल का दिन थोड़ा खराब रहा, फ्राइडे का दिन। और प्रॉब्लम मार्केट की वही कि मिड कैप स्मॉल कैप परेशान कर रहे हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए हमारे साथ आज वीकेंड स्पेशल में सबसे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपके चहेते, आपके पसंदीदा गेस्ट अंशुल जैन साहब जुड़े हुए हैं। हेड ऑफ रिसर्च है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। अंशुल भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अंशुल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सॉरी सर, नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार अंशुल जी। अंशुल जी, क्या लग रहा है सर, कल की क्लोजिंग जिस तरह की रही? और कल मैं थोड़ा बहुत ही देख पाया, अमेरिकन मार्केट्स भी अच्छी आई थिंक ओपनिंग थी। उस समय डाउ तो अच्छा खासा तेज चल रहा था। और क्योंकि ये जो कल हमने देखा था फ्राइडे के सेशन में, जो भी सेल ऑफ था वो ड्रिवन था पूरा का पूरा एशियन बाजार से। और एशियन बाजार ड्रिवन थे अमेरिका के बाजार से। तो बृहस्पतिवार की रात को जिस तरह का अमेरिकन मार्केट क्लोज हुआ, उसी की तर्ज पर फ्राइडे की ओपनिंग हुई एशियाई बाजारों में। और उसी की तर्ज पर ओपनिंग हुई इंडियन मार्केट में, और उसका एक सेल ऑफ इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। लेकिन अब चूंकि अमेरिका पलट गया है, तो मंडे के मार्केट में हो सकता है कि एशियन मार्केट भी पलटते हुए दिखाई दे, और उसके साथ इंडियन मार्केट भी। क्या लग रहा है सर? सर, अमेरिकन मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत डाउ जोन्स में ज्यादा है। इसमें सॉरी नैस्डैक में ज्यादा है। नैस्डैक में टारगेट अचीव होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और स्विंग लो तक हमको आना था, जहां आ चुके हैं और वहीं से कल बाउंस बैक आया। तो यहाँ से मोस्ट लाइकली जब तक ये स्विंग लो प्रोटेक्टेड है, ये वाला जो बड़ा सेल ऑफ कैंडल था, स्विंग लो प्रोटेक्टेड है, तब तक हम मान के चल रहे हैं कि ये करेक्शन अपने चैनल को कंप्लीट कर लिए और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बट अगर नहीं होता है तब तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे वीकली पे आप देखेंगे नैस्डैक में यहाँ ब्रेकआउट आया था कपनाडल का 22,700, उसका टारगेट अचीव हुआ है। तो नैस्डैक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग गहरा सकती है। वहीं डाउ जोन्स राइट एट ब्रेकआउट पॉइंट है। तो अब दोनों में से कौन सा रेस जीतेगा, ये आपको प्रोबेबली एक दो हफ्ते में पता चलेगा, जब क्लियर हो जाएगा कि अगर नैस्डैक जीत रहा है फिर थोड़ा सा करेक्शन गहराएगा, अगर डाउ जोन्स जीत रहा है तो फिर ये ऊपर की तरफ चल देगा। हम्म। अंशुल भाई, कई बार हमने ऐसा देखा है, क्योंकि नैस्डैक में जो ज्यादा वेटेज है वो वहां के टैक्स शेयरों का है। और टैक्स शेयरों की वैल्यूएशन को लेकर वहां पर काफी सवाल हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका के टैक्स शेयर गिर रहे हैं। टैक्स शेयर ज्यादा गिरते हैं तो उसका मतलब है कि नैस्डैक ज्यादा गिरेगा। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले हैं कि नैस्डैक में 200-200 पॉइंट की करेक्शन और डाउ ग्रीन में बंद हुआ है। एक समय पर नहीं होता था ये, लेकिन अब पिछले काफी समय से इस तरह का रुझान बना है, जब से कि अमेरिकन टैक्स शेयरों ने अपनी एक अलग ही जगह बना ली अमेरिकन मार्केट्स में। तो आप सही कह रहे हो कि डाउ हो सकता है कि आपको सेल सिग्नल ना दे रहा हो, क्योंकि डाउ ओवरऑल वहां की इंडस्ट्री को इंडिकेट करता है। और नेस्डेक आपको थोड़ा सा सेल ऑफ दिखा रहा हो। तो ऐसी सिचुएशंस हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए, आपका ये बिल्कुल तर्क ठीक है कि अब देखते हैं कौन रेस जीतता है। लेकिन अंशुल भाई, आज चूंकि प्राइम मेंबर्स के लिए हमारा ये स्पेशल शो है, तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइम मेंबर्स को थोड़ा सा फायदा मिले आपकी नॉलेज का। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहला सवाल हमें मिला है मनीष शाह साहब का। ये बोल रहे हैं कि सर, जीएमआर पावर को और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को। अरे, इनके आज काफी सवाल हैं। चलो, आज समय है, लेते हैं। पहले जीएमआर पावर और एम&एम फाइनेंस, इनको ये करंट मार्केट प्राइस पर ऐड कर सकते हैं क्या? तो जीएमआर पावर तो यहाँ पे फाइनली कल ब्रेकआउट, परसों के सेशन में ब्रेकआउट आया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन ब्रेकआउट क्लोज हुआ था और वॉल्यूम राइज था ऑलमोस्ट। अगर वॉल्यूम पकड़े 3.93 मिलियन का वॉल्यूम होता है और 9 मिलियन के वॉल्यूम से ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आगे क्लोज किया था। अगर आप देखेंगे पूरा वीकली या मंथली पे, ये राइट कप हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न था। पूरी राउंडिंग बेस यहाँ पे बना हुआ था जिसका ब्रेकआउट आ रहा था, बट उसके नीचे आगे क्लोज किया और कल के कैंडल में फॉलो थ्रू सेलिंग है। तो अब जब तक 134 135 की जोन नहीं निकालता है तब तक स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर में कोई डेंट नहीं है, पुल बैक मूविंग एवरेज के अंदर डीपर आ सकता है। इवेंचुअली जब हम निकलेंगे तो ऊपर की तरफ 150 165 तक के टारगेट मिलेंगे। इस मंथली चार्ट पे जो सितंबर की कैंडल थी उसके अंदर ही पूरा काम हो रहा है। तो जब तक सितंबर के हाई लो प्रोटेक्टेड हैं 109.80 और 136.95,
रेंज कंटिन्यू रह सकती है और जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट आता है कायदे की अपसाइड बन जाएगी। ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। तो जीएमआर इंफ्रा आज थोड़ा-सा अंशुल जी चार्ट को किसी-किसी चार्ट को समझाने की भी कोशिश करेंगे डीप में जाकर, जहाँ भी अंशुल जी आपको लगे कि चार्ट में बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है या बहुत खराब पैटर्न बन रहा है, तो आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करना अपनी स्क्रीन के साथ। और अगला सवाल एम&एम फाइनेंस अंशुल भाई इसमें क्या करें? काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है, 345-47 तक ये काउंटर आ चुका है। अभी क्या स्थिति है इसकी? सर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में ऑलमोस्ट L&T फाइनेंस जैसा ही ब्रेकआउट था। महिंद्रा एंड महिंद्रा हुँ, फाइनेंस में या आप पहले अगर L&T का चार्ट देख लें LTF का, LTF में यहाँ पे पूरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का आया था। ये पूरा वीकली चार्ट पे 400 हफ्ते का ब्रेकआउट बन के यहाँ जब ब्रेकआउट आया था 178 पे सीधा 300 तक की रैली आई है। अब सिमिलर चीज हुँ, आपको M&M में होते हुए दिख रहा है। ये मंथली चार्ट ऑलमोस्ट 2018 से डेवलप होना स्टार्ट हुआ। राइट साइड थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू LTF, बट ये बॉक्स अपने आप में रेक्टेंगल है। तो जैसे ही मतलब इसके ऊपर ब्रेकआउट बना है 316 के ऊपर, अगर ये ब्रेकआउट फेल नहीं होता है 289 292 के नीचे, तो आप मान के चलिए कि आराम से ये स्टॉक 600 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा। मंथली का ब्रेकआउट है तो टाइम लेगा अपने हिसाब से। हुँ। अंशुल भाई अब इनके सवाल हैं कि केपीआई एनर्जी और विमता लैब इनको भी ऐड कर सकते हैं क्या करंट मार्केट प्राइस पर? बिल्कुल करना चाहिए सर। केपीआई एनर्जी में ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया था और उसी वीक में इसको फेल भी किया था। तो अभी फिलहाल के लिए ट्रेडर्स ट्रैप है। मे भी एक बार इसकी लॉन्ग लिक्विडेशन में रेंज के लोअर एंड 378 तक जा सकते हैं। इस जोन से वापस बाइंग आनी चाहिए। ओवरऑल जो ये बाइंग आई थी, ये वीकली चार्ट पे जो यहाँ पे बाइंग आई थी, इस पे आप देखेंगे तो ये पूरी बाइंग एबो एवरेज वॉल्यूम पे था वीकली। तो ये उसी का करेक्शन है और इवेंचुअली जब ये ट्रैप कंप्लीट होगा तो हम पहले स्विंग हाई 578 जाते हुए दिखेंगे, उसके बाद 1200 रुपए निकल सकते हैं। तो इस स्टॉक को ऐड करके चलना चाहिए ऑन द डिप्स। दूसरा विमटा लैब, इस स्टॉक में भी यहाँ पे ब्रेकआउट बना था, उसी को रिटेस्ट करने आ रहा है। 587 का लेवल जो हम रोज रोज डिस्कस करते हैं वो यहाँ वीकली से आ रहा है। ये जो ब्रेकआउट आया था इसका रिटेस्ट है। जैसे ही यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, यहाँ पे कोई भी बुलिश एविडेंस बनेगा, ऊपर 900 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सिद्धार्थ नाथ जी का। पहले तो गुड मॉर्निंग नाथ साहब आपको भी। एचबीएल इंजन 1023 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं। टीटी पावर इन्होंने 801 के लिए हुए हैं। मिड शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म इनके टारगेट्स पूछ रहे हैं। एक मिनट सर, स्टॉक का नाम नहीं आ रहा है, स्टॉक का नाम में डाल देता हूँ। ये ठीक है, विमटा लैब ये दिख रहा है हाँ आपको? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा डाल दीजिए अंशुल भाई तो थोड़ा सा समझ आएगा हमारे दर्शकों को। ठीक है। अब आप अब डालिए आप एचबीएल इंजन। HBL इंजन, जितने लोग देख रहे हैं सर, केवल 3 चीज पे ध्यान देना है आपको। 10 20 50 डे मूविंग एवरेज जो ये लगे हुए हैं, ये नीचे ऊपर में डेली लगा है, लेफ्ट में वीकली लगा है, नीचे राइट में मंथली लगा है। आप ठीक है। कहीं भी अपने स्टॉक को देख लीजिए, अगर इस फेज में है, ये जो पूरा फेज था यहाँ पे डेली पे, इस फेज में आप हम्म कितना भी बाई ऑन डिप कर लें, वो डिप कहाँ खत्म होगी किसी को नहीं पता है। तो जब हम्म मूविंग एवरेज, ये मल्टीपल शोज पे मैंने कहा है, जब मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे हैं आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे इसमें देखिए क्या हो रहा है। एचबीएल इंजीनियरिंग में 50 हफ्ते का यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था वीकली चार्ट पे। यहाँ हम्म से 700 से ऑलमोस्ट हाई इसने बनाया है 1122। अब सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, डेली पे यहाँ लोअर हाई की फॉर्मेशन है। मोस्ट लाइकली ये लिक्विडिटी लेने नीचे आएगा, जो कि वीकली स्विंग लो पे है, विच इज एट 806। तो 806 रुपए आते हुए दिख रहा है। कल की कैंडल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज की है। एक दो दिन में अगर 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम नहीं हुआ तो फिर लंबी डाउन साइड खुल जाएगी। उसके साथ एक दिक्कत इस स्टॉक में ये भी है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट गैप छूटा हुआ है। तो ये गैप भी अपने आप में मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा अगर 50 डे मूविंग एवरेज नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। तो अब थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है स्टॉक में और ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप सभी में। टीडी पावर सिस्टम यहाँ हमने डिस्कस भी किया था कि डबल बेस ऑन बेस पैटर्न बना है। यहाँ 108 दिन का बेस था, उसके ऊपर ये 63 दिन का वापस बेस बना, वहां से चला
दोनों के टारगेट अपने कंप्लीट किए 848 में, अब वापस 1020 के नीचे आया है और एक गैप यहाँ छूटा हुआ था, ये गैप ऑलमोस्ट फिल कर चुका है। इस गैप के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो 552 रुपए तक आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो HBL इंजीनियरिंग और TD पावर सिस्टम, इन दोनों पर बात हुई। अगला सवाल इनका है MTR टेक और जिंदल फोटो पर। MTR टेक अंशुल भाई 2599 रुपए के लिए हुए इन्होंने, और ये बात हुई ना अंशुल भाई, इसमें बस नाम और डाल दीजिए, अगर ब्लैक कलर से आपका नाम, आप शेयर का नाम डाल दो तो और अच्छा हो जाएगा, चार्ट बिल्कुल समझ आ जाएगा, जैसे आपने TD पावर में डाला। यस, हाँ, थोड़ा सा और बेहतर लगेगा ये। अब डालिए आप MTR टेक। MTR टेक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोअर लेवल पे वीकली चार्ट पे कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट था, ऑलमोस्ट इस जोन में अगर आप पकड़ेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 50 हफ्ते के कपनल पैटर्न का, जिसका ऑलमोस्ट अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए स्टॉक आ चुका है। 2783 का स्विंग हाई था, तो यहाँ से अब फ्रेश लॉन्ग्स तो बहुत दिक्कत भरे हो जाएंगे, फ्रेश लॉन्ग्स नहीं लेना है। और मे बी अगर आपके पास है तो आपको स्टॉप लॉस 2561 रुपए का ले लेना चाहिए, क्योंकि 2561 अगर टूटा तो फिर इस स्टॉक में डाउन साइड लंबी खुल जाएगी, यही ब्रेकआउट रीटेस्ट पॉइंट भी है। तो 2548 टूटा तो फिर लंबी डाउन साइड खुलेगी, और ये लंबी डाउन साइड स्विंग लो 2223 तक आ सकती है, तो स्टॉक बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। अच्छा, और जिंदल फोटो, ये जिंदल फोटो ही है 1458 रुपए का। जिंदल फोटो, हाँ 1424 रुपए चल रहा है जिंदल फोटो। वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो इस कंसोलिडेशन से जब बाहर निकला था, इसमें वर्टिकल अप मूव बनी थी, उसके बाद से आप देखिए इसी कैंडल के अंदर पूरा काम इसी कैंडल के हाई लो के अंदर हो रहा है, जिसको कहते हैं मिनी कॉइल पैटर्न। जब तक इस कैंडल के अंदर है ये प्रोबेबली कंसोलिडेशन लंबी चल सकती है। इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1311 है, 1300 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 1300 अगर टूटा तो फिर डाउन साइड लंबी खुल जाएगी। 1300 मतलब लंबी मतलब 1107 रुपए तक जो कैंडल का लो है, और मोमेंटम तभी बनेगा जब हम 1584 के ऊपर निकलेंगे। तो फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि ये जो पूरा बॉक्स पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट आया था मंथली पे, इसके टारगेट 3 महीने लगा के कंप्लीट हुए हैं, उसकी प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन या बम्प इन द रोड कह सकते हैं, तो क्लियर तब होगा ट्रेड जब या तो 1300 टूटे या 1584 टूटे। विपिन शर्मा जी हैं, अंशुल जी आपको भी नमस्कार बोल रहे हैं कि सर PPL फार्मा, पिरामल फार्मा, और आज देखिए अंशुल भाई हो क्या रहा है, हर दर्शक जो हमारे से वीकडेज में सारे सवाल नहीं पूछ पाते हैं, उनको सामना करना पड़ता है कि हम प्रायोरिटी में तो लेते हैं उनके सवाल, लेकिन एक या दो ही ले पाते हैं। आज थोड़ा सा समय है, कोई बात नहीं, आज 3-4 सवाल जो भी हैं एंटरटेन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा सभी के। पिरामल फार्मा, इस पर एवरेज कर सकते हैं क्या अभी में? सर पिरामल फार्मा मंथली चार्ट पे देखिए, जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था 195, उसी को केवल रीटेस्ट करने आया है, और 4 महीने की गिरावट के बाद से आप देखिए मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट हो गया 1 फरवरी से अब तक कोई भी मोमेंटम नहीं है, ना नीचे 181 तोड़ रहा है, ना ऊपर 238 तोड़ रहा है। तो जब तक इस रेंज में आके वॉल्यूम भी ड्राई अप हो चुका है, तो जब तक यहाँ पे कोई भी बड़ा सेल ऑफ कैंडल नहीं बनता है 181 के नीचे, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्यूमुलेशन जोन में है, और एक्यूमुलेट करते करते समय लग सकता है, बट इवेंचुअली जो ब्रेकआउट पॉइंट फिलहाल करंट चार्ट पे बैठा है वो 209.25 का बैठा है, तो या तो 209.25 के ऊपर लीजिए या फिर 181 के पास एक्यूमुलेट करके चलिए। दोनों केस में पहले बॉक्स हाई 240 238 और उसके बाद ऑल टाइम हाई मिलेगा। अगला सवाल है इनका अंशुल भाई JSW इंफ्रा पर। JSW इंफ्रा में क्या एवरेज कर सकते हैं? काफी लोग 300 के आसपास, 320, 330 हर जगह पर लिया हुआ है, और ये आपकी टॉप रडार पर भी रहा है अंशुल भाई, तो 275 के करीब अभी ये आ गया है। अभी इसको एवरेज कर लें क्या?
ले सकते हैं सर। अगर आप देखें तो आप प्रोबेबली यहाँ पे आके ऑल टाइम हाई के पास से सेल ऑफ आया है, स्विंग लो के आसपास आके खड़ा है। पूरे सेल ऑफ में अगर आप देखेंगे कोई भी इस पूरे में बड़ी सेल ऑफ कैंडल नहीं है, यानी कहीं भी इंस्टीट्यूशन का कोई पार्टिसिपेशन इस स्टॉक में नहीं है। और प्रोबेबली शायद 1-2 महीने बाद होल्डिंग रिपोर्ट आएगी। अगर मैनेजमेंट ने अपना माल छोड़ा है, क्योंकि 75% के नीचे होल्डिंग लाना जरूरी है, अगर मैनेजमेंट ने छोड़ा है तो वो ओवरहैंग भी खत्म हो जाएगा, और नहीं छोड़ा है तो वापस से पुल बैक पे कुछ ना कुछ मैनेजमेंट अपना माल छोड़ेगी, क्योंकि 75% से नीचे आना है। बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ भी ये 3 महीने की डाउन मूव थी, उसको एब्जॉर्ब करके फिर बड़ी मूव आई। ये भी एक बड़ी डाउन मूव थी, एब्जॉर्ब करके बड़ी मूव आई। इवेंचुअली ये स्टॉक को 700 रुपए जाना है। अब आप बस में कहाँ चढ़ते और उतरते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। तो एक इतना बड़ा टारगेट बेहतरीन वाला मिल जाए और 275 पर आपको स्टॉक मिल जाए तो और इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप बस में तो बिल्कुल सस्ता वाला टिकट ले रहे हैं और मजा एसी का लेंगे अगर जब भी मार्केट चलेगी। बिल्कुल ठीक है सर। वैसे भी पोर्ट बिजनेस में इंडिया की नंबर 2 कंपनी है और बड़ा मार्केट शेयर है। अदानी पोर्ट नंबर 1 है। तो इस कंपनी में एबिटा मार्जिन्स जनरली 40 से 50% के बीच में रहे हैं। लगभग 50% के आसपास के इनके एबिटा मार्जिन्स है। पोर्ट किसी भी धंधे में आप सोचो 50% के मार्जिन्स होते नहीं है इजीली एबिटा मार्जिन्स। इस बिजनेस में इनके हैं तो ये अच्छी चीज है। एटीजीएल और अदानी ग्रीन, ये और बताइए, ये आपकी रडार पर रहते हैं अंशुल भाई, थोड़ा नीचे आ गए हैं। अदानी ग्रीन में अच्छे मूव मिलते हैं बार बार। अच्छा जब रन अप आता है तो बहुत जबरदस्त रन अप आता है। लगता है कि लॉन्ग टर्म में बड़ा लंबा रिटर्न देने वाला है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं इसकी रैली फ्यूज हो जाती है। कल भी ऐसा ही हुआ। कल 1030 के आसपास बंद हुआ ये। अभी पिछले हफ्ते तक बहुत अच्छा मूव दे रहा था। एटीजीएल में भी सेम हुआ। सर क्या करें, एवरेज कर लें इन लेवल्स पर? तो एटीजीएल में नीचे यहाँ पे बेस बन रहा है 548 के आसपास। अपसाइड, मेजर अपसाइड वीकली चार्ट पे तब खुलेगी जब हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे 684। और आप यहाँ देखिए पूरे ड्राइड अप वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, तो गिरावट में कहीं किसी का पार्टिसिपेशन नहीं है। इस ब्रेकआउट फेलियर में जरूर कुछ लोग ट्रैप हुए हैं, तो लॉन्ग लिक्विडेशन में 589 590 तक आ सकता है। अपॉर्चुनिटी है डिप पे ऐड करने की। जिस भी दिन 684 के ऊपर क्लोजिंग आई, आपके पास चार्ट पे कहीं कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है इस बड़े हाई के पहले। तो जब तक 684 के ऊपर नहीं आता है, अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाह रहे हैं तो होल्ड कीजिए। अगर आप एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं लंबे स्तर के लिए तो फिर इस स्टेज में एक्यूमुलेट करके चलिए। ऊपर 1189 के पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है जैसे ही 684 क्रॉस होता है। ठीक है। और अदानी ग्रीन में सर? अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सर, उसको मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पर्सनल पोर्टफोलियो में और सेबी के नियम है। उसके लेवल बता दीजिए इस समय पर। देखिए इसी बड़ी कैंडल के अंदर पूरा काम हो रहा है, तो जब तक इस बड़ी कैंडल के बाहर हम नहीं निकल रहे हैं तब तक शॉर्ट टर्म में तो कोई खास मोमेंटम नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ऑप्शन राइटिंग करके बैठा हूँ, 1100 के कॉल बेच के बैठा हूँ और नीचे पुट्स भी बेच के बैठा हूँ। तो जब तक इस रेंज के अंदर है कोई खास बड़ी मूव नहीं आएगी। या तो इसका लो स्वीप कर ले 998, या फिर ऊपर हाई का ब्रेकआउट दे दे 1159। दोनों केस में कोई भी बड़ा रेजिस्टेंस 1159 के बाद 1447 तक नहीं है, जो लेवल में बार बार बोलते आ रहा हूँ कि 1447 तक सीधा ये क्लीन ब्लू स्काई मिलेगा। तो इसलिए मैं अदानी ग्रीन अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में लॉन्ग करके चल रहा हूँ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अली @एलिस के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, पूछ रहे हैं कि टाटा स्टील को कहाँ एवरेज करें। आई थिंक अंशुल भाई आप तो काफी सस्ते लेवल से दिलाते आए हो। टाटा स्टील 125-30 के लेवल से आई रिमेम्बर, और 180 तक पहुंचा ये काउंटर। बड़ा अच्छा रिटर्न दिया इस काउंटर ने। इन्होंने पता नहीं किसके कहने पर या कैसे थोड़े ऊपर के लेवल पर ले लिए हैं, शायद तभी एवरेज की बात कर रहे हैं इन लेवल्स पर। एवरेज करना ठीक है? फिलहाल नहीं करना चाहिए सर, यहाँ पे 176 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। छोटा वाला जो ब्रेकआउट था 165 उसने अपना टारगेट किया और बड़े वाले ब्रेकआउट के नीचे अभी सस्टेन कर रहा है। तो फिलहाल स्विंग लो 165 जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट भी था ये टेस्ट हो सकता है। और जब तक वापस से हम 177 178 के ऊपर नहीं टिक रहे हैं तब तक टाटा स्टील में अवॉइड करके चलूंगा। ठीक है।
ध्रुव भारद्वाज जी का सवाल है, अंशुल भाई आज थोड़ा सा 2-3 मिनट आपको एक्स्ट्रा इस चीज के देने पड़ेंगे। आज समय होता है, छुट्टी है। ध्रुव जी बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, क्या आप मुझे बेसिक चार्ट रीडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर बिगनर बता सकते हैं? आपने 2 बुक्स बता रखी हैं, विलियम ओनील और मार्क माइंडरबिनी की। हाँ, तो ये 2 बुक आपने बता रखी हैं। उसके अलावा कुछ सिंपल शब्दों में कोई बुक मिले, और अगर आप टेक्निकल का कुछ बेसिक बता सकें कि अभी चार्ट पैटर्न पे क्या सबसे ज्यादा आप देखते हो? सर बेसिकली आपको जिसको कहते हैं मोटी बुद्धि, अगर मोटी बुद्धि लगाएंगे तो आपको कहीं कोई नुकसान कभी नहीं होगा। आप टाटा स्टील देख रहे हैं, टाटा स्टील में यहां से पैसा बनना स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से टाटा स्टील में पैसा बनना स्टार्ट हुआ और टाटा स्टील में पैसा बना यहां तक ऑलमोस्ट। अब इस ये पूरे कौन सा फेज में लेवल है अंशुल अब भाई? ये है 100 रुपए और ये हाई बना है 176 का, 76% रिटर्न आपको मिला है। कब? ठीक है, जून 2023 से जून 2024 के बीच में। इसके पहले ठीक है। टाटा स्टील में यहाँ कोई भी पैसा नहीं बना है। इस पूरी जोन में आपको टाटा स्टील में कोई भी पैसा हाँ, नहीं बना है इस जोन में। हाँ। दोनों में अंशुल भाई, डिफरेंस इस क्या है? पैटर्न को इस पैटर्न को पता कैसे करें कि ये पैटर्न इतना लंबा चला जाएगा? इसका कोई तरीका नहीं सर, इसका एक ही तरीका है कि शांति से ब्रेकआउट के लिए बैठे रहिए। इस फेज में मूविंग एवरेज पूरी तरीके से चौपी दे, इस फेज में मूविंग एवरेज पूरी तरीके से ट्रेंडिंग दे, फिर इस फेज में आके मूविंग एवरेज चौपी हो गए, कोई पैसा नहीं बना। इस जोन में आके मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग हो गए तो पैसा बना। तो जो आप बोलते हैं ना कि डिप्स पे खरीदना है, डिप्स पे खरीदना है, अब यहां से मैं अगर डिप खरीदना चालू करूंगा तो 163 की डिप 124 तक आई। पिछली डिप खरीदना चालू किया 128 से डिप आई 85 रुपए तक और 1.25 साल लगा दी। तो मैं डिप पे खरीदूंगा ही क्यों? जो मैं बार बार बोलता हूँ कि बोल के चले जाते हैं बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप। अरे डिप कहां तक आएगी किसको पता है? और कहीं अंशुल जी ये क्या वाली हुआ? डिप आ गई तो ये 440 से 165 की डिप आ गई तो, और कहीं ये ये कौन? 2400 रुपए से 10 रुपए तक की डिप आ गई तो इतना डिप आप हम्म, खरीद पाएंगे? इतना पैसा है आपके पास, इतना समय, इतना पेशेंस है आपके पास, इतना डिप खरीद पाएंगे? ये आई डिप, ये डिप आप खरीद पाएंगे? बिल्कुल सिंपल ठीक सर, बात। सिंपल सी चीज है, मंथली वीकली डेली अगर मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर है पैसा बन रहा है, मूविंग एवरेज छपी हुए पैसा नहीं बन रहा है, मूविंग एवरेज ऊपर है पैसा नहीं बन रहा है। इस जोन में पैसा नहीं बना, इस जोन में पैसा बना, तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये जोन वॉच करनी है कहाँ पे आ रही। यहाँ पे ये फॉलिंग था, आप रोज पूछते थे इस जोन में कि यस बैंक खरीदना है, मैं रोज मना करता था कि नहीं खरीदना है। इस जोन में यहाँ बाउंस बैक, अभी भी मूविंग एवरेज अलाइन नहीं है। यहाँ पे इस मूव में अभी भी मूविंग एवरेज अलाइन नहीं है, अब जाके मूविंग एवरेज अलाइन होना चालू है। अब अगर इस जोन में कहीं भी आपको इस टाइप की अपॉर्चुनिटी कंसोलिडेशन मिलती है तो आपको बाई करना है। आप कोई भी विनर उठा के देख लीजिए, शॉर्ट टर्म के कोई भी विनर। अच्छा आप ये ले लीजिए जो बार बार लोग सवाल पूछते हैं, IRFC, यहाँ पे मूविंग एवरेज अलाइन हुआ था, यहाँ पे जाके यहां से यहां तक पूरा पैसा बना। अब कितना पैसा आपको चाहिए, कितना चाहिए? 20 रुपए से नहीं, 200 रुपए, 10 गुना हो गया स्टॉक। 10 गुना होने के बाद आपको लगता है कि अब कोई अर्निंग सेल्स इसको सपोर्ट कर पाएगी इतनी लंबी उसको? सेम चीज HEG में थी, बार बार बोलता हूँ HEG का चार्ट आप लगा के सामने लगा लो दीवार पे, ये था HEG का चार्ट, ये थी मूव, ये था बाइंग क्लाइमेक्स। और जो आप पूछते हो बाइंग क्लाइमेक्स कहाँ कंफर्म होता है, ये पहला तो था ये फेल्ड ब्रेकआउट। ये कह देना कि नहीं आपने तो बाई दिया है चल ही जाएगा आज नहीं तो कल, तो वो कल 2018 के बाद आज तक नहीं आया। तो पहली चीज आपको पता चल गई ना स्टॉप लॉस क्यों लगाना जरूरी है। दूसरा, ये जब लोअर हाई यहाँ पे बना था और इस लोअर हाई का ये लास्ट लो टूटना स्टार्ट हुआ था, ये कंफर्म हो गया था कि बाइंग क्लाइमेक्स बन गया है। कहाँ? 662 रुपए में।
आप इस फेल्ड ब्रेकआउट पे अपना स्टॉप लॉस नहीं काटे तो फाइनली 662 पे निकल जाना चाहिए था। अगर आप भरोसे में इंतजार में बैठे रहे तो आपने 662 से लो कहां तक देखा, 76 रुपए तक का। उसके बाद से आज तक 662 रुपए नहीं ही आ पाया है। बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल ही नहीं टेस्ट हो पाया है, आज तक नहीं हो पाया। सेम बिल्कुल ठीक एसटीएल, है। सेम एसटीएल टेक, यहाँ पे बाइंग एस्ट्रल लाइफ। क्लाइमेक्स हुआ। अब इस रैली को देख के जो बाई कर रहा है कि मल्टी बैगर हो जाएगा, वापस से यहीं आ गया। इस रैली जो मल्टी बैगर लग रही है, जिसको आएगा नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ आने की बहुत ज्यादा है। तो व्हाई वुड आई प्ले दीज काउंटर्स? जब इस फेज में था, ये स्टेज 2 अप ट्रेंड क्लियर था यहाँ से यहाँ तक, बस इतने में खेल के खाली कर लिया। मैंने कौन सी शादी करके बैठा है इन स्टॉक से, या इस नाम से मैं शादी करके बैठा हूँ कि मुझे इसी में पैसा कमाना है। इस फेज में मेरे को पैसा बन रहा था, यहाँ बाइंग क्लाइमेक्स हुआ, अब 5-6 साल के लिए स्टॉक को छोड़ देना है। तो अगेन वही चीज रिपीट करता हूँ कि हम स्टॉक का नाम नहीं ट्रेड करते, उससे शादी नहीं करते, हम पैटर्न ट्रेड करते हैं। पैटर्न क्या है? स्टेज 2 अप ट्रेंड। स्टेज 2 अप ट्रेंड क्या है? तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर हो, उसके बाद आप पैटर्न देखना चालू करो। यहाँ स्टेज 2 अप ट्रेंड में यहाँ आपको क्लियर पैटर्न दिख जाएगा कि ये कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट था, यहाँ एक दो बार फेल किया, यहाँ फाइनली चला, रीटेस्ट किया, अपना पूरा समय लगाया, यहाँ से जाके अप ट्रेंड आई। तो ब्रेकआउट कहाँ आया था? जून 2015 में। अप ट्रेंड कहाँ से बनी? जून 2016 में। तो ब्रेकआउट के बाद भी एक साल इसने कंसोलिडेट किया, और आप चाहते हैं कि 5 दिन में स्टॉक आपका 50% टारगेट कंप्लीट कर जाए। बिल्कुल ठीक बात है अंशुल भाई। तो चलिए, अच्छी बात है, आपने थोड़ा सा समय रह के समझाया दर्शकों को, और मैं समझता हूँ कि ये जो प्राइम वाले हमारे दर्शक हैं, दे आर फॉर्चुनेट इनफ कि उनको इस तरह की एजुकेशन आज मिल रही है, और जिनको भी समझ आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आज आपको समझ ही आ गई होगी। आप देखना शुरू करें, समझना शुरू करें, एटलीस्ट आपको एक होता है ना कि डॉक्टर से जब आप बार-बार बुखार होता है तो एक वो डॉक्टर के पास जाते हो, आप दवाई का पर्चा लिखवाते हो। फिर जब डॉक्टर वही दवाई बार-बार देते हैं, हर इन्फेक्शन पर हर बार, तो आपको दवाइयाँ याद हो जाती हैं। फिर आप एटलीस्ट उस छोटे-मोटे बुखार के लिए वो दवाइयाँ लेने नहीं जाते हो। तो एटलीस्ट आप इतना तो समझ ही सकते हैं अंशुल भाई से कि जो आज उन्होंने समझाया कि 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी। चलिए, अच्छी बात है। मनीष कुमार जी हैं, एमटीएनएल इन्होंने बाय किया हुआ है 73 रुपए का। अंशुल भाई, इस पर क्या करें अभी? सर एमटीएनएल तो आपकी वॉच लिस्ट में ही नहीं होना चाहिए था। सन 2000 से जब ये बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था, उसके बाद से जब लो टूटा 66, तब से आपकी वॉच लिस्ट में कभी होना ही नहीं चाहिए। इस मूव में जरूर आपको फोमो होगा, लेकिन आप देखिए वर्टिकली डाउन मूव भी कैसे आई। तो जब तक स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ना हो, एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप्स, तब तक हमेशा इन रैलीज पे आपको फटाफट बुक करके भी निकलना चाहिए। फिलहाल मूविंग एवरेज एक दूसरे के क्लियरली नीचे है, और हमने क्या देखा, जब मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे होते हैं, डाउनफॉल की कोई लिमिट नहीं होती है। इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे 37 का है। अगर 37 टूटा तो आप मान के चलो कि जो लास्ट सेल बिफोर द बाई था 29, ये लेवल खुलते हुए दिखेगा। और एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने टाइम फ्रेम भी लगा दिया। मैं हमेशा मंथली और वीकली पहले देखता हूँ। मंथली हाईएस्ट वेटेज रखता है, उससे कम वीकली, उससे कम डेली, उससे कम 75, उससे कम 15, उससे कम 5, उससे कम 3, उससे कम 1। और लोग 15 मिनट का चार्ट खोल के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं बिना मंथली वीकली डेली देखे। बिल्कुल ठीक है अंशुल भाई। तो ये एमटीएनएल पर आपको व्यू मिला है। अब देखिए, आप दूसरे काउंटर को भी देखकर मुझे लगता है यही बोलने वाले हैं, इसी तरह का कुछ, टीटागढ़ वैगन। बाय रेट है 1624। अब क्या करें सर, फंसे हुए तो हैं। सर देखिए, मेरे ख्याल से दर्शक खुद ही कमेंट में जवाब दे दें, इसमें क्या करना है। मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे आ चुके हैं, 10 बिलो 20, 20 बिलो 50। और मैं साथ में आपको एक एग्जांपल भी दे दूंगा। इसके टूटने के बाद क्या होना चाहिए कि अगर ये जैसे ही टूटेगा समवेयर अराउंड 840, 820 पे, 820 टूटने के बाद स्टॉक का क्या हाल होगा? आराम से आप पकड़ लो कि कम से कम 653, और आइडियली तो फिर कहीं भी
HEG में हमने देखा ही था 90% तक टूट गया था, तो आइडियली कहीं तक भी आ सकता है। अब आप पूछेंगे होगा कि नहीं होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो किसी को नहीं पता चलता। आप हमेशा प्रीवियस एग्जांपल्स रीड करते हैं। JWL में क्या हुआ था, JWL में जब ये वाली राइजिंग ट्रेंड लाइन टूटी थी, सेम आपको टीटागढ़ जैसे ही टूटी थी, यहाँ पे भी आपको याद होगा अपन ने डिस्कस किया था, नहीं है तो रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़े हैं, जुलाई 2025 वाला जाके देख लीजिएगा। जुलाई वाले महीने में बार बार डिस्कस किया था कि 364 टूटेगा तो फिर JWL में बड़ी गिरावट आएगी, जिसका पहला ही टारगेट 269 रुपीज का होगा, और आइडियली बाइंग क्लाइमेक्स का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 126 रुपए। और बाइंग क्लाइमेक्स हमने कहा कंफर्म आपको दिया था, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में इसी टाइम पे हो रहा था, इंटरिम बजट के पास। यहाँ पे ये एक छोटा सा फील्ड ब्रेकआउट है, वहीं से क्लियर था कि 720 से अब कंफर्मेशन आ रही है कि स्टॉक 50% टूटने वाला है। तो बिलीव ऑन योर चार्ट्स। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे साथ एक दर्शक हैं प्रवीण श्रीवास्तव जी, इनका सवाल है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल वाले शेयर पर 366 रुपए के भाव के इन्होंने 3500 शेयर लिए हुए हैं अंशुल भाई, 3 महीने का व्यू है इनका, अब इस पर क्या नजरिया रखें? टाटा मोटर में भी मेरे को बहुत बहुत ज्यादा गालियां पड़ी थी जब मैंने क्लियर यहाँ किया था कि ये फील्ड ब्रेकआउट, इस कैंडल के बाद मैंने वीकली चार्ट पे आपको बताया था कि फील्ड ब्रेकआउट है। उस समय शायद 1100 रुपए के आसपास था, 1050 के आसपास। वहां से हम डिस्कस करते आ रहे थे कि इसमें क्लाइमेटिक मूव आ चुकी है, नीचे आ रहा है। अब देखिए पूरी उसके बाद गिरावट। अब क्या हुआ है यहाँ पे, एक रिवर्सल, क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक है, हम इसमें 30% गिरावट के बाद बाइंग पैटर्न ढूंढते हैं। अब इस बाइंग पैटर्न को इसने गैप के साथ तोड़ दिया है, तो फिलहाल के लिए जो लेवल खुले हैं वो खुला है 320 रुपए का। आपको याद होगा लास्ट वीक से मैं बोलते आ रहा हूँ कि 378 के नीचे क्लोजिंग आया। अब देखिए 378.60 है, 378.60 के नीचे अगर क्लोज करता है तो 320 रुपए 70 पैसे का टारगेट खुलेगा। तो कोई भी टारगेट, स्टॉप लॉस या कोई भी चीज होती है, मुझे लगता है ऐसे नहीं आता है, इमीडिएट चार्ट पे वैलिडेट होना चाहिए। यहाँ पे 320 रुपए 60 पैसे का 70 पैसे का स्विंग लो है, ये खुलते हुए दिख रहा है। मेरी प्रॉब्लम बस एक है, इस पूरे फेज में वॉल्यूम नहीं था, लेकिन ये जो गैप डाउन खुला है ये बड़े वॉल्यूम से खुल गया है, तो जो वॉल्यूम मिसिंग था वो वापस आ गया है, 320 रुपए जाते हुए दिख रहा है। टाटा मोटर्स आपको कहाँ बाई करना चाहिए था, आपका सवाल ये आएगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ आके मूविंग एवरेज पूरी तरीके से अलाइन हुए थे, मंथली चार्ट पे यहाँ आके मूविंग एवरेज पूरी तरीके से अलाइन हुए थे 10, 20, 50। इस पूरी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आपको टाटा मोटर में यहाँ पे ट्रायंगल बाई करना चाहिए था। अब आप बोलेंगे ये क्या ट्रायंगल लेवल है अंशुल भाई? ये अंशुल ये भाई लेवल क्या है? 272 रुपए था सर, 272, अच्छा। ये पोस्ट एडजस्टमेंट 272। अरे वो मंथली चार्ट पे वर्टिकल अप मूव थी, आप यहाँ पे मिस भी कर गए हो तो ये देख रहे हो 3 इनसाइड बार और 2 इनसाइड बार थी, यहाँ पे शेकआउट किया, ट्रैप बनाया, अगली कैंडल में तोड़ते फोड़ते निकल गया। तो आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं। एक सवाल सर आपके पास बहुत आता है, बिना ही पूछे मैं ले लेता हूँ। फोर्टिस, फोर्टिस हमने डिस्कस किया था कि अब प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए, अपने टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। आप देखो फोर्टिस में यही ट्रायंगल मैंने बोला था जो टाटा मोटर में अभी आपको दिखा रहा हूँ, वीकली चार्ट पे यही ट्रायंगल मैंने बाई करने बोला था। लेवल वही है 713 रुपए, यहाँ ब्रेकआउट आया, टारगेट कंप्लीट हुआ 1050 पे, मल्टीपल टाइम बोला था एग्जिट कर लीजिए, डेली पे और क्लियर दिखेगा एग्जिट पॉइंट, बट वीकली पे इस कैंडल फॉर्म होने के बाद 20 अक्टूबर के बाद आपको क्लियर होना चाहिए था कि निकल जाना है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज से आप डिस्टेंस देखिए कितना हो चुका है। तो ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे आएगा। तो टाइमली बाई करना, टाइमली प्रॉफिट बुक करना, दोनों चीज जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। गुलाब कलवानी जी का सवाल है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इन्होंने 1333 के लिए अंशुल भाई, इस पे क्या टारगेट रखें? ये क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में पूरे इस करेक्शन के बाद यहाँ जाके मूविंग एवरेजेस अलाइन हुए हैं। हालांकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेल किया है 27 अक्टूबर को, तो जब तक ये वापस से इस लेवल को रिक्लेम नहीं करता है, जो ये इमीडिएट कौन से रेजिस्टेंस, लेवल है अंशुल भाई? लेवल भी बता दीजिए, बता थोड़ा सा लेवल चौदह देखने सौ में दिक्कत। 1425 के ऊपर जाके जब ये स्टॉक क्लोज करेगा तब इस बॉक्स का ब्रेकआउट बनेगा, और आपका टारगेट, पहला टारगेट खुलेगा स्विंग हाई 1539, उसके बाद स्विंग हाई
1646, ये दो टारगेट आपके खुल जाएंगे। तो इमीडिएट ऑन द लेफ्ट यही दो रेजिस्टेंस है, यही दो खुलेंगे। लेकिन बाई आपको कब करना है? जब इस लाइन के ऊपर टिके, और ये लाइन है 1425 की। और ये बॉक्स का लो कितने का है अंशुल भाई? वहां पे भी बाय कर सकते हैं अगर बॉक्स लो नहीं, पर बॉक्स गया का तो? अगेन सर बाई ऑन डिप्स नहीं करना है। बॉक्स का लो प्रोटेक्ट होगा कि नहीं किसको पता है। यहाँ पूरा ये बॉक्स बना था, मैं वही बोल रहा हूँ कि बार बार प्रीएम्प्ट नहीं करना है। यहाँ पे भी अच्छा। बॉक्स बना था, ये भी बॉक्स बना था, इस बॉक्स का लो प्रोटेक्ट नहीं हुआ। तो अगर आपने बाई द डिप किए होते तो 1267 लास्ट आपने बाई किया होता। लो बना है यहाँ पे 810 रुपए का, और उसके बाद यहाँ बना है 750 का। तो बाई ऑन डिप मिड कैप स्मॉल कैप में इसलिए नहीं करना है। इस बॉक्स के ब्रेकआउट के लिए आप बैठे होते तो ये पूरे फ्रस्ट्रेशन से आप बचे होते। नेवर बाई ऑन डिप्स मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ल्यूमेक्स टेक 1255 का लिया हुआ है इन्होंने, इस पर क्या करें सर? लुमेक्स टेक परफेक्ट बाई यहाँ पे था, अब 2 बेस 3 बेस निकल चुके हैं। इस गैप के बाद ये वाली कैंडल लास्ट वीक की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, वो भी इस स्विंग हाई को नहीं तोड़ना चाहिए था 1338 के। तो स्टॉक खराब लग रहा है, प्रॉफिट बुकिंग गहराती जा रही है। अगर ये नेक्स्ट वीक में 1337.9 1338 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 1338 नहीं प्रोटेक्ट होता है तो फिर लंबी डाउनसाइड खुलेगी। एटलीस्ट स्विंग लो पहले गैप फिल करने के लिए 1224 तक, और फिर स्विंग लो तक जो कि है 1120 रुपए पे। तो स्टॉक खराब लग रहा है, पहले गैप फिलिंग और उसके बाद स्विंग लो, ये दो टारगेट दिख रहा है। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है कोठारी क्लासेस के नाम से, एक हमारे दर्शक हैं। गुड आफ्टरनून सर, जो भी हैं आप। इनके सवाल है महाराष्ट्र बैंक 60 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने, इस पर आपकी राय सर? तो देखिए महाराष्ट्र बैंक मेरे को इसीलिए अच्छा लग रहा है कि इस पूरी अपमूव के बाद करेक्शन और यहाँ आके मूविंग एवरेज अलाइन होना स्टार्ट हुए हैं। मैं वही चीज आपको रिपीट मोड पे दिखा रहा हूँ। यहाँ के मूविंग एवरेज अलाइन होना चालू है, या मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और वापस हाई के पास है। इमीडिएट बार बार विक्स इसी जोन से सेल ऑफ की बन रही है। तो जैसे 61.5 का लेवल है, ये 61.5 निकालता है, स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड बन जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इस गैप जोन में। अब इतनी जल्दी जल्दी अगर आप गैप और ये सब मार्क करना जब तक नहीं आता है, मेरे को नहीं समझ में आता है कि आप 100% ऑफ द कैपिटल एक स्टॉक में कैसे डाल लेते हैं अगर आपको चार्ट ही पे लेवल इतनी जल्दी नहीं दिखते हैं। ये गैप पे एक रेजिस्टेंस आएगा, ये गैप अगर निकाल लेता है, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है क्योंकि ये पीएसयू बैंक्स चल रहे हैं, तो सीधा 68 का टारगेट खुलेगा। तो मैं बाई करूंगा कब? 61.5 के ऊपर टिकने पे। टारगेट मेरा क्या रहेगा? 68.66 का। मिड वे रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा? 62.25 से लेके 63 ऑड लेवल्स तक। ठीक है। लॉरस लैब 985 का लिया हुआ है अंशुल भाई, इस पर आपकी राय? लॉरस लैब में करंट वीक की कैंडल बहुत खराब फॉर्म हुई है, लेकिन जब तक ये स्टॉक अपना स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट किए है 943 का, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पुल बैक, शैलो पुल बैक रहेगी इनटू द मूविंग एवरेजेस। 941 के आसपास बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाई करेंगे। 941 अगर स्लाइस थ्रू हो गया तब तो स्टॉक में फिर गिरावट बढ़ जाएगी 822 तक। तो 940 का लेवल क्लोजली वॉच कीजिए, वो नहीं टूटना चाहिए। ठीक है। सर हम M&M फाइनेंस पर बात कर चुके हैं तो इसलिए मैं इस पे बात दोबारा नहीं कर रहा हूँ। श्रीजी शिपिंग पर कर लेता हूँ, 285 का लिया हुआ है अंशुल भाई इन्होंने, इस पर आपकी राय? श्रीजी शिपिंग में शायद हमारे टारगेट हो चुके हैं सर। श्रीजी शिपिंग में यहाँ पे आप देखिए, श्रीजी शिपिंग में यहाँ पे मैं इसको 1 डे कर देता हूँ। श्रीजी शिपिंग में यहाँ हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने प्रीएम्प्टिव बाई दी थी इस कैंडल को देखने के बाद। ये पूरा आईपीओ बेस था जिसका ब्रेकआउट बना, यहाँ पे 240 के आसपास मैंने बाई दिया था, मेरे को अच्छे से याद है। वहां से स्टॉक खिंचते खिंचते 324, तो ये आईपीओ बेस था। अगर आप प्रीएम्प्टिव यहाँ मिस कर गए थे, इस टाइट रेंज में आपको बाई करना था इस ब्रेकआउट पे 276 के सेकेंड एंट्री थी। इसके सारे टारगेट सब कंप्लीट हो चुके हैं, तो श्रीजी शिपिंग में अब कोई ट्रेड नहीं है। तो
आई डोंट नो व्हाई आप 285 पे जाके घुसे हैं जब आपको 262 पे रिकमेंड किया गया था। और दूसरी चीज, जब यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो रहे थे तो आपने प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं की? देखिए, मैं रेलवे स्टॉक्स की बात कर ही रहा था अंशुल भाई। एक दर्शक हमारे साथ मिल भी चुके हैं और बेचारे बहुत नुकसान में हैं। जीत सिंह जी हैं, जीत सिंह नागर साहब, और इनका सवाल है कि सर इन्होंने रेलवे स्टॉक्स लिए हुए हैं पिछले 1 साल से, 50% लॉस है। अब समस्या यही है कि एवरेज करें या नहीं करें, बजट आ रहा है या सेल करना पड़ेगा। टीटागढ़ वैगन इन्होंने 1554 के लिए, जेडब्ल्यूएल इन्होंने 649 के लिए, हम दोनों पर बात कर चुके हैं। अगर कुछ एवरेज करना हो तो बता देना अंशुल भाई। सर मैं दो एचईजी का और चार्ट खोल लेता हूँ। कहीं भी आप एवरेज करते तो आप नुकसान में रहते, तो लेट इट हिट द बॉटम। अब वो बॉटम 80% नीचे होगा, 90% नीचे होगा, मेरे को नहीं पता। जब हो जाएगा और इस तरीके से मूविंग एवरेज अलाइन हो जाएंगे तब भले बाई कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली एचसीएल टेक में तो फिर भी बाउंस बैक आ गया। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में बाउंस बैक के बाद वापस से लोज बने हैं। तो अभी तो किसी तरह के कोई भी रेलवे काउंटर में, और ये सब 2018 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था और बॉटम हिट किए थे 2020 में, तो 2024 जून में अगर बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, कहीं कहीं 2026 के मिड एंड तक जाते जाते आपका बॉटम हिट होना चाहिए। तो मैं अभी 6 महीने तो और मान के चल रहा हूँ कि गिरावट रहेगी। आप कोई भी चार्ट खोल लीजिए, आईआरएफसी खोल लीजिए, अभी देखिए आईआरएफसी डाउनसाइड। पर भी इनका सवाल है अंशुल भाई, 230 का लिया हुआ। टैक्स रेल पर भी सवाल है, 260 का लिया हुआ है। आपने 280 का लिया हुआ है, माफ कीजिएगा। फोर्टिस में ट्रायंगल, आपने चढ़ती स्टॉक में ट्रायंगल आपने बाई किया था। आईआरएफसी में देखिए गिरता हुआ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर ये गिरता हुआ ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आ गया, जेडब्ल्यूएल में हमने देखा ही था कि ब्रेकडाउन आने के बाद स्टॉक में क्या पिटाई हुई थी। आईआरएफसी ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन है। जैसे ही ये काउंटर 118 के नीचे गया, आप मान के चलो कि करीब करीब टारगेट जो खुलता है 118 के नीचे, वो आएगा 63 रुपी 63.5 का। अब एचईजी का चार्ट देख के आप ये तो नहीं कह सकते कि ये आना मुश्किल है, क्योंकि एचईजी तो 79 कुछ रुपीस तक आ गया था। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये तो आईआरएफसी की बात रही। अंशुल भाई टैक्स रेल और बता दीजिए जरा। टैक्स रेल में भी सिमिलर चीज है सर। यहाँ पे भी आप देखिए राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है, हालांकि थोड़ी सी स्टीप थी बट ब्रेकडाउन आ चुका है। तो इमीडिएट टारगेट तो यही स्विंग लो 117 का खुलता है, और मेरे ख्याल से बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट ये वाला ब्रेकआउट पॉइंट होना चाहिए, जहां से स्टॉक ने वर्टिकल मूव लेना स्टार्ट की थी। तो 59 तक आते हुए दिख रहा है जी। अचिता जी का सवाल है, नेटको फार्मा 1000 शेयर लिए हुए अंशुल भाई, 840 के। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रखें? नेटको फार्मा में अगेन मूव आना स्टार्ट हुई है सर, और यहाँ वॉल्यूम कैंडल देख रहे हैं आप, लेफ्ट में देखिए हाईएस्ट ऑलमोस्ट इस जोन में ये कैंडल एक हाईएस्ट वॉल्यूम की थी, यहाँ से सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट कैंडल वॉल्यूम आ रही है। तो मे बी इट हैज हिट अ बॉटम फॉर शॉर्ट टर्म, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आता है वो स्विंग हाई का आता है 895। 895 निकलता है तो स्टॉक में अप मूव बनना स्टार्ट होगी, जिसका इमीडिएट टारगेट 1054 के आसपास रहेगा। तो नेटको फार्मा अगर बाई करना भी है तो होल्ड कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आया है। नहीं है तो फिर 895 के ऊपर ब्रेकआउट पे बाई करना है, तब जाके आपका 1000 मतलब 1070-80 के आसपास का टारगेट बनेगा। अब आपका सवाल आना चाहिए कि मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे हैं तो मैं अभी क्यों बाई करूं? तो मेरा जवाब वही है कि एग्रेसिव बाइंग है, मैं नहीं करता। एक हमारे दर्शक हैं विजय शर्मा जी, इनका सवाल है एक्मे फिनट्रेड लिमिटेड पर। AFIL ये बोल रहे हैं कि पहले कोई एडवाइस मिली थी इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अब स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो गया है। अभी सर फ्रेश एडवाइस दें कि इस पे क्या करूं? सर इस पे सवाल आया था एक्मे फिनट्रेड पे करीब करीब मेरे को याद है सितंबर में। ये पूरा एक छोटा सा कप एंडल पैटर्न बना था 85 डेज का। गैप के साथ इसने अपना इस स्विंग हाई का टारगेट भी कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। मेरे को याद है 1 अक्टूबर से मैं बोलते आ रहा हूँ कि आप निकलिए, जब नया ट्रेड बनेगा तब देखेंगे क्या करना है। अभी मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे हैं, तो अभी फिलहाल कोई नया ट्रेड नहीं बन रहा है, जब बनेगा तब देखेंगे।
और बड़े स्ट्रक्चर पे अभी भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन चल ही रही है, अभी ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं आया है। तो बड़े स्ट्रक्चर का बड़ा ट्रेड तब बनेगा जब हम इस ट्रायंगल में से ब्रेकआउट देंगे। तो इसका टारगेट ट्रायंगल हाई था जो कंप्लीट हो गया, अब ट्रायंगल लो के आसपास है, मे बी यहाँ पे स्वीप किया तो फिर ट्रायंगल हाई जाएगा, ट्रायंगल हाई का ब्रेकआउट आता है तो फिर बाइंग बन सकती है। ठीक है। वंश त्रिपाठी जी का सवाल है, वेदांत फैशन के बारे में बताइए सर, 745 रुपए के लिए हुआ इन्होंने। धन्यवाद, बढ़िया, बेहतरीन स्टॉक सर। आईपीओ बेस ब्रेकआउट यहाँ पे बना था 965 तक, ऊपर गया 1446, वहां से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होके अब जैसे ही आईपीओ लो और बीच का स्विंग लो टूटा, स्टॉक में वर्टिकल डाउन मूव। 870 के नीचे तो किसी कीमत पे आपका लॉन्ग नहीं होना चाहिए था, फिर भी अगर कुछ मिस एडवेंचर कर रहे हैं तो 767 के नीचे तो लॉन्ग होना ही नहीं चाहिए। अब लेफ्ट साइड में कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो मैक्सिमम आप यहाँ से एक्सटेंशन भी ड्रॉ करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब फील्ड ब्रेकआउट्स आते हैं, जब फील्ड ब्रेकआउट आते हैं तो आपको स्टॉप लॉसेस काट के क्यों निकलना चाहिए। मान्यवर में यहाँ पे फील्ड ब्रेकआउट क्लियरली इंट्रा वीक में ही आ गया है, मिड वीक ब्रेकआउट आया था, वीकेंड होते होते ब्रेकआउट फेल हो गया। अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं किया था फील्ड ब्रेकआउट पे तो आप अभी तक होल्ड करे बैठे हैं। तो मल्टीपल एग्जांपल में देते जा रहा हूँ कि ब्रेकआउट प्ले करना बहुत लंबा पैसा कमा के देता है, बट फेल्ड ब्रेकआउट आपकी कैपिटल भी खा जाता है। अब मान्यवर के साथ एक चीज है, शादियों का सीजन आ गया, सूट वगैरह तो इनके काफी बिके होंगे, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है ना कि इस स्पेस में जो ये एथनिक वियर होते हैं ना, इसमें भी बहुत सारे प्लेयर आ चुके हैं, मतलब लोकलाइज प्लेयर आ चुके हैं, और बड़े मतलब बड़े नाम भी आ चुके हैं कई, और उसके चक्कर में होता क्या है, देखिए एथनिक वियर जनरली लोग शादी ब्याह पर जो भी शेरवानी खरीदते हैं, माता बहनें अपना लहंगा वगैरह खरीदती हैं या फैंसी ड्रेसेस खरीदती हैं, वो एक या दो बार पहनती हैं, तो उनको सुंदर लगना जरूरी होता है, सुंदर दिखना जरूरी होता है, और वो कितनी महंगी महंगी ड्रेसेस होती हैं, तो सब लोगों को ये लगता है कि बेस्ट ड्रेस कहाँ से मिले, बेस्ट लुक ड्रेस कहाँ से मिले, तो उस चक्कर में वो कई जगह ट्राई करते हैं, मतलब उसमें ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा है नहीं, तो जिसकी वजह से आई थिंक ये थोड़ी सी परेशानी इन कंपनियों को झेलनी पड़ रही है। कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट ही उस कॉन्सेप्ट पे सब लोग उतर गए हैं। एक हमारे दर्शक हैं गणेश बयानी जी, ये पूछ रहे हैं सर, कोचिन शिपयार्ड इस पर 2225 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 6 महीने तक रुक सकते हैं, लॉस बुक करना पड़ेगा या बने रहें? सर मान्यवर में एक मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ, मैंने मल्टीपल स्टोरी आपको बताई है कि एबॉट मैंने क्यों बाय किया था, क्योंकि पीडियाश्योर में ब्रांड कमिटमेंट था रुचि का, और भी शेयर्स जो मैंने बाय किए थे। मान्यवर मैंने कभी क्यों नहीं बाय किया और मेरा इंटरेस्ट भी कभी क्यों नहीं रहा। मेरी साली की शादी थी आज से 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले, तो वहां पे मान्यवर से कपड़े खरीदे थे, रुचि का तो छोड़िए, मिष्टू का जो उस समय 5 साल की थी, 5.5 साल की, उसका लहंगा 25,000 का आया था। उसके बाद अगला बोलने लगा सर अपने लिए कुर्ता देख लो, बोला भाई फाड़े नहीं है तुम लोग ने, उतना ही बहुत है। तो बाद में जाके मैं 2,500 का कुर्ता लेके आया था, वो भी उस चक्कर में घर में कलेश मचा था कि हम लोग इतना महंगा पहने हैं, तुम भैरव बाबा जैसे 2,500 का कुर्ता पहन के चले गए। हमें भैया जितना तुमने पैसा खर्च करवा दिया है, खाली बनियान में जाए तो भी ठीक है, 2,500 भी बहुत महंगा है। तो उस दिन से मेरे को बहुत क्लियर था, मान्यवर में बहुत पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आप इतना महंगी चीज, जोक सपाट, इतनी महंगी चीज आप घर में एक या दो लोगों के लिए ही ले सकते हैं। अगर आपको सबके लिए लेना है और नहीं लेना है तो आप कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली की तरफ जाओगे। और मान्यवर धीरे धीरे अपने रेट बढ़ा रहा था, स्टार्टिंग कुर्ते की जो 1600 रुपए से आती थी, आज मान्यवर में आप जाओगे तो स्टार्टिंग 4,000 रुपए की है। तो नॉर्मली आप रोज पहनने वाले कुर्ते 4,000 के नहीं लोगे ना, वो तो आप नॉर्मली लोगे। तो आपने अपना वो जिसको कहते हैं कस्टमर बेस, वो अपने आप ही श्रिंक कर लिया था आपने बेस बढ़ा के, तो ये चीज तो होनी ही थी। अब आ जाए वापस कोचिन शिपयार्ड पे, अगेन वही चीज, मूविंग एवरेजेस यहाँ अलाइंड हुए थे, यहाँ पे जाके 2022 में जहां से आपका पैसा बनना स्टार्ट हुआ था, ये आपकी क्लाइमेटिक मूव थी।
ये आपकी क्लाइमेटिक मूव थी जहां बाइंग क्लाइमेक्स हो गया और स्टॉक नॉन स्टॉप 100 बल्कि हाँ 165 रुपए से आपका हाई बना था 2947 रुपए। आई डोंट नो कहाँ से मोटिवेशन आता है लेने का, बट स्टेरलाइट टेक या एचईजी में भी हमने देखा है कि बाइंग क्लाइमेक्स के टारगेट कंप्लीट करने के बाद बाउंस बैक आता है, फिर 4-5 साल साइडवेज चला जाता है। तो अगर आपके पास एचईजी जितना पेशेंस है कि 2018 वाला स्टॉक 2025 तक आप लॉस में देख सकते हैं, तो 4-5 साल आप होल्ड करे रह सकते हैं, तब आपके पास शायद कहीं आपको अगर 900 रुपए के आसपास मिले तो एक बार एवरेज भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 900 के पहले तो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। 1186 का एक स्विंग लो का हो सकता है, बट 900 के पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं कि हाई बीटा शेयर और लो बीटा शेयर अगर इनको प्रॉपर्ली प्ले किया जाए तो कौन ज्यादा प्रॉफिट देता है, हाई बीटा स्टॉक या लो बीटा? सर मिड कैप, स्मॉल कैप और स्पेशली माइक्रो कैप में हाई बीटा शेयर और लार्ज कैप प्ले कर रहे हैं तो लार्ज कैप वैसे ही लो बीटा होते हैं, बट उसमें भी अगर लो बीटा अगर प्ले कर लें तो ठीक है। लो बीटा के साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एटीआर। एटीआर हमेशा हाई होना चाहिए बीटा लो के साथ, क्योंकि एटीआर भी अगर लो होगा तो वो स्टॉक मरा पड़ा रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूं कैसा मरा पड़ा रहेगा, एनटीपीसी जैसा। मतलब सालों बाद एनटीपीसी में पूरी आईपीओ के बाद ये जो फ्रस्ट्रेटिंग फेज था 2008 से लेके 2022 तक का, मतलब कितने साल हो गए, 12 दो 14 साल। 14 साल। इतना फ्रस्ट्रेटिंग फेज आप झेल सकते हो तो इतनी बड़ी मूव आपको मिल सकती है। अगेन वही जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, बिगर द बेस बिगर द मूव। 14 साल का बेस था, 140 रुपए से 460 रुपए गया। हालांकि 460 कम है, आइडियली इतने बड़े बेस में स्टॉक को एटलीस्ट 10 टाइम्स होना चाहिए, यानी 1600 रुपए जाना चाहिए था। चूंकि ये लो बीटा है, 450 पे अटक गया। बाकी कोचिंग शिपयार्ड, आईआरएफसी वगैरह हमने देखा जब चले तो बीटा जब री रेट हुआ तो हाई बीटा में चला गया था, तो वो स्टॉक 10x हो गए थे। और आई डोंट नो व्हाट मोटिवेट्स यू, 10x होने के बाद स्टॉक लेने का क्या मतलब देता है, मेरे को नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा और दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है श्रवण सिंह जी का। वो बोल रहे हैं कि सर ये एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग चेंज हो रही है, ये कैसे पता लगता है हर स्टॉक पर? ये तो आप ट्रेंड लाइन में जाके मंथ ऑन मंथ ये स्कैनर रन कर सकते हैं कि किसमें एफआईआई होल्डिंग बढ़ रही है घट रही है, वो बना के आपको दिख जाएगा। मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिपोर्टिंग जो होती है वो जब तक क्वार्टर नहीं ऑन आती। क्वार्टर होती है। नहीं, मुझे लग रहा है जो आप जैसे बोलते हो ना कि इंस्टीट्यूशन का माल बिक रहा है, इंस्टीट्यूशन का माल खरीदा जा रहा है, आई थिंक ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। वो अच्छा, जो वो क्वार्टरली। आपको पता हाँ, चलता है सर, वो वॉल्यूम से पता चलता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये इंस्टीट्यूशन सेलिंग थी यहाँ पे हाँ, बड़ी वाला तीन जो जून बार आता है। 3 जून 2024 यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेलिंग थी। यहाँ से धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन ने माल छोड़ना चालू किया था, तब ये वर्टिकल डाउन हुआ थी। वो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में ज्यादा दिखेगा, वो आप लार्ज कैप में देखने जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा। बिल्कुल ठीक है। नीरज यादव जी का सवाल है, सर वीनस पाइप 1304 रुपए के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेगा इसमें? वीनस पाइप में यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी इस कपनाइल पैटर्न से, लेकिन फेल हो गया। ऑन द डाउन साइड एक बार 1195 रुपए का लॉन्ग लिक्विडेशन में टारगेट आ सकता है, बट प्रॉब्लम यह है मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस लेवल पे, क्योंकि इस गिरावट में कोई भी वॉल्यूम नहीं है और ये 2 इंस्टीट्यूशन कैंडल वॉल्यूम थी, तो मैं सेलिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट अगर लेता है, लास्ट स्विंग हाई क्रॉस होता है वीकली पे 1349 पे, तो मैं बाइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। ठीक है। बाइंग नैन्सी के जी लिए का भी मेरा सवाल। टारगेट बड़ा नहीं रहेगा, बाइंग में भी टारगेट मेरा 1600 रुपए तक का रहेगा। ठीक है। फटाफट से अंशुल भाई एक दो सवाल और ले रहा हूं मैं। नैन्सी जी का सवाल है, जैगल प्रीपेड पर 395 रुपए के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म का क्या टारगेट रहेगा और क्या स्टॉप लॉस रखें? जैगल प्रीपेड ये मेरे को पसंद है, बट प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक में भी लास्ट सेल बिफोर द बाई क्रॉस नहीं हुआ है। इस पूरे फेस में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वीकली चार्ट पे लगभग 2 इंस्टीट्यूशन कैंडल हैं, उसके बाद से शैलो पुल बैक है। पुल बैक में बहुत कोई सेल ऑफ वॉल्यूम नहीं है। पूरे चार्ट में आप देख रहे हैं ग्रीन बार्स ज्यादा है, रेड बार छोटी छोटी हैं। यहाँ पे भी ये क्यूमुलेटिव बार्स हैं, और लास्ट वीक 10 नवंबर वाले वीक में भी वापस क्यूमुलेटिव बाइंग आई है। स्टॉक अच्छा है,
बड़ी मूव आपकी 417.60 रुपए के ऊपर बनेगी। जैसे ही निकलता है, पहला टारगेट आपका रहेगा समवेयर अराउंड 454, और उसके बाद कुछ अपसाइड बनी तो देखेंगे। फिलहाल ये ऐसा लग रहा है कि कब बनाने जा रहा है ये। ठीक है। गुलाब कलवानी जी का सवाल है, गोदरेज एग्रो के लिए कोई स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए सर। गोदरेज एग्रो में कोई स्टॉप लॉस तो बचा ही नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी लास्ट स्टॉप लॉस 465 का था, ये टूट चुका है। अगेन अनदर एग्जांपल, क्यों आपको फील्ड ब्रेकआउट से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे मिड वीक या डेली पे देखे होंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा होगा। वीकेंड होते होते 28 जुलाई वीकेंड होते होते ब्रेकआउट फेल हो गया था। ब्रेकआउट फेल के बाद लॉन्ग लिक्विडेशन, इसका पहला टारगेट 645 जो नहीं बचा पाया, दूसरा टारगेट 552, ये प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या उसके 2-4 हफ्ते बाद आ जाएगा। बाकी बाइंग तो कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि इतनी ओवरहेड सप्लाई बिल्ड हो गई है। बाउंस बैक में सेल ऑफ ही आएगा। अंशु भाई, लेकिन इसमें जो सेल ऑफ आ रहा है ये लो वॉल्यूम के साथ नहीं आ रहा? अगर आप नहीं थोड़ा पता सा सर, देखें। सेल ऑफ तो आ ही रहा है और बिल्टअप हो ही गया है ओवरहेड सप्लाई। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एक्समैन्स के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, साइंट। इसमें 15% का लॉस हो रहा है, बुक कर लें अगर या किसी में शिफ्ट कर लें? साइन बुक तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है, और बाउंस बैक प्रोबेबली आपका खिंच जाएगा समवेयर अराउंड 1343। मैं इसलिए मिड कैप आईटी मना कर रहा हूं, मेरे को बहुत नहीं समझ में आ रहा है। बाउंस बैक कर सकता है, बाउंस बैक पे एग्जिट कर लीजिएगा। शुभम मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं, और ल्यूपिन 1980 का लिया हुआ है, इसमें क्या करें सर? लूपिन, लूपिन ये हमने डिस्कस किया सर मल्टीपल टाइम। ये बना है मंथली चार्ट पे 113 महीने का राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, उसके बाद से कंसोलिडेशन चल रही है। ब्रेकआउट के बाद लगभग 15 महीने से, तो 113 महीने का बेस, उसके बाद 15 महीने का बेस, और वीकली चार्ट पे लास्ट स्विंग हाई क्रॉस हो रहा है। तभी मैं यहाँ पे लूपिन बार बार बोल रहा हूँ कि एक्यूमुलेट करके चलिए। जिस भी दिन 2062 के ऊपर टिका, पहला टारगेट ये ऑल टाइम हाई का रहेगा 2388। बाकी इसका टारगेट जाना चाहिए 3000 रुपए के आसपास। 50% अपसाइड आती हुई दिख रही है। एसजेवीएन, इसमें भी कुछ बता दीजिए सर। 102 की एवरेज बाय प्राइस है, 3600 शेयर हैं जितेंद्र सिंह राजावत जी के पास। एजेवीएन आप ही देख लीजिए सर। एचईजी, एसटीएल, टैग, सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। कहीं से आपको लगता है कि कोई बाइंग करनी चाहिए या बाइंग होनी चाहिए या स्टॉक ही आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। ये क्लियर पहला इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जो सेल ऑफ आया है इसमें, इस कैंडल में आप देख लो अगले 2 हफ्ते, या तो इंस्टीट्यूशन अपना लॉस ही बुक करके निकल गया अगर लॉस में होगा तो, क्योंकि बाइंग तो इस जोन में दिख रही है 60, 65, 63 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे भी बिका था 125 रुपए, यानी 100% ऊपर ही। वहां से आप लोगों ने माल खरीदना चालू किया, इंस्टीट्यूशन ने माल छोड़ना चालू किया। धीरे धीरे करके अगर 61 आ जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। एक दर्शक है, वो पूछ रहे हैं कि सर हाईटेक आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में है, लेकिन सर हमने भी लिया हुआ है, थोड़ा नीचे आ रहा है, कोई स्टॉप लॉस वगैरह बता दीजिए, कोई सपोर्ट बता दीजिए। सर स्टॉप लॉस 108 रुपए का ट्रेलिंग था, वो कब का टूट चुका है, तो मैं एग्जिट कर चुका हूँ। मेरे पास खाली प्रॉफिट का माल पड़ा हुआ है। हाईटेक पाइप मेरे को जाते हुए 200 रुपए दिख रहा है, यहाँ पे पूरा डबल बॉटम बना के चल रहा है। और ये जो 2 इंस्टीट्यूशन कैंडल बाइंग थी, जब तक ये प्रोटेक्टेड है 86 के आसपास तक, तब तक मेरे को कोई डाउट नहीं है स्टॉक में। 86 के बाद मेरे को डाउट होने लगेगा। तो फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में केवल प्रॉफिट का माल है। फ्रेश बाइंग में देखूंगा जब यहाँ पे वापस 112 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा, तो अभी तो नहीं देख रहा हूँ इसमें कोई बाइंग। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं भिड़े फ्रॉम पुणे, वो बोल रहे हैं सर मैं मेंबर हूं, लेकिन आप 4-5 शेयर अगर हर किसी दर्शक का लेंगे तो आप सभी सवाल नहीं ले पाएंगे, तो 1-2 स्टॉक ही ले लिया करें। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि जब शुरुआत होती है तो जब कम दर्शक जुड़े होते हैं तो जिनके सवाल ज्यादा हैं उनके ले लेता हूँ, फिर उसके बाद वही रूटीन फॉलो किया है जो आपने बताया। बिल्कुल वो हमारे दिमाग में है। कविता जी का सवाल कलीटा जी का सवाल ले लेता हूँ। श्रीराम फाइनेंस में क्या करें सर? अभी होल्ड करना है या क्या करें इसमें, या सेल करें?
श्रीराम फाइनेंस में तो अगेन जो ट्रायंगल हमने डिस्कस किया था या कप हैंडल कह सकते हैं, 57 हफ्ते का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट 712 पे आया है, टारगेट लगभग 1000 रुपए है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से वर्टिकल अप मूव थी, तो किसी ने अगर प्रीएम्प्टिव बाई कर लिया तो उसको ठीक ठाक एंट्री यहाँ पे मिल गई। प्रीएम्प्टिव बाई पे आपको 633 पे ठीक ठाक एंट्री मिल गई इस कैंडल के फॉर्म होते ही से, इसलिए मैं प्रीएम्प्टिव में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। स्टॉप लॉस छोटा रहता है, यहाँ से 633 पे बाई किया तो स्टॉप लॉस 600 रुपए का था, 33 रुपए के स्टॉप लॉस में फ्रंट एंडिंग मिल गई लगभग 70 रुपए की 713 पे, और ब्रेकआउट के बाद एंट्री कहीं मिली नहीं, 823 हो गया। अगर है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अब कम से कम रिवाइज कर लेना चाहिए 800 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 800 के नीचे वीकली क्लोजिंग आती है तो बुक कर लीजिए, फिर मूविंग एवरेज टेस्ट होने आएगा या फिर साइडवेज चला जाएगा मूविंग एवरेज कैचअप के लिए। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, सेम चीज यहाँ पे देख लीजिए, एक कैंडल पीछे लाइन मार रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही है, यहाँ मूविंग एवरेज से कितना दूर हो गया था, तो पुल बैक लेके मूविंग एवरेज में आया, हायर लो बना तब चला। अगर मूविंग एवरेज में पुल बैक लेने आया तो हायर लो बना के फिर चलेगा, और अगर यहाँ पे ऐसे साइडवेज रह गया तो मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा। दोनों केस में थोड़ी सी कंसोलिडेशन आती हुई दिख रही है। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट सवाल ले लेता हूं, सुनीता चतुर्वेदी जी का है। वर्लपूल सर 1390 रुपए के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू क्या रहेगा आपका? वर्लपूल में आप देखिए ब्रेकआउट फेल हुआ है, ये इंस्टीट्यूशन कैंडल वॉल्यूम थी और इसका लो अब टूटने वाला है, तो जैसे ही ये लो टूटेगा, और इस जोन में प्रोबेबली हम बाई नहीं भी करते, वर्लपूल में मना भी कर रहा हूँ, ये जितनी गर्मी रिलेटेड स्टॉक थे मैं रेगुलरली मना करते आ रहा था। 1141 टूटा तो फिर वापस से स्विंग लो 932 का टारगेट खुल जाएगा, और प्रोबेबिलिटी जिस हिसाब से वर्टिकली डाउन मूव आया है, पूरे चांस है कि ये वाला लो टूट जाएगा 1140 का। इस ये जो ओवरहेड सप्लाई बिल्ड हुई थी, इसके बाद यहाँ पे बाइंग करना नहीं चाहिए था। बिल्कुल ठीक है सर, काफी सारे मेंबर भी आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक दर्शक हैं गर्व, दूसरे दर्शक हैं ध्रुव भारद्वाज, सुनीता चतुर्वेदी जी, एवीएस के नाम से एक आईडी बना हुआ है, वो भी जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, मोहम्मद अलगमीर और मोनिका जी जुड़ी हैं, श्रवण सिंह जी जुड़े हैं। श्रवण सिंह जी, आई नो आपका सवाल मैं अधूरा ले पाया, जब उस समय मैंने सवाल लिया था तो आपका उतनी ही लाइंस लिखी हुई थी, अब आपने वो शेयर्स भी लिख दिए हैं। लेकिन देखिए अंशुल जी की एक टाइम ड्यूरेशन जो हमने तय की थी 1 घंटे की, वो उसको भी एक्सीड कर चुकी है। 12 से 1 का ये प्रोग्राम था, तो उसको टाइम लिमिट आप पूरी कर चुके हैं। ये सवाल हम आपके ले लेंगे, पक्का लेंगे। और आप एक काम कीजिएगा कि आप ये सवाल, चलिए मैं एक सवाल आपका ले लेता हूँ, 1-2 सवाल। होम फर्स्ट फाइनेंस और इंडस्विफ्ट लैब, इनमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कुछ चेंज हुई है? अंशुल भाई, इनका लॉन्ग टर्म व्यू कैसा लग रहा है? सर होम फर्स्ट फाइनेंस में सेलिंग ही सेलिंग दिख रही है अभी, ये ब्रेकआउट फेल हुआ है 1376 का, तो हाई लाइकली है कि 875 तक शायद ये पहले नीचे दे, तो मेरे को नहीं पसंद है ये जो वीक मंथली पे आपको दिख रही हैं कंटिन्यूअसली 1200 ऑड लेवल के ऊपर, एक क्लियरली एक फील्ड ब्रेकआउट है। 875 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। दूसरा कौन सा था सर होम फर्स्ट के बाद? दूसरा था इंडस्विफ्ट लैब। इनमें से कोई बाय कर सकते हैं? मतलब ये बाय पूछ रहे हैं कि इनको बाय कर सकते हैं क्या इनमें से कोई? सर इंडस्विफ्ट लैब अगर आपके पास सालों का समय है, 2 3 4 5 साल का, तो आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कब कंप्लीट हुआ है और हैंडल की फॉर्मेशन है। 49 वीक्स निकल चुके हैं, बट ये जो ओवरहेड सप्लाई है ये ऑलमोस्ट हाई से गिरा है। अगर आप हाई से लो पकड़ लो 63% गिरा है, 50% रिट्रेसमेंट पे एक रेजिस्टेंस आएगा 127 पे, बट इस हिसाब का पैटर्न बिल्ड हो रहा है। अगर आपके पास बहुत पेशेंस और बहुत समय है तब तो थोड़ी बहुत यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग दिख रही है, बट मैं इस स्टॉक को नहीं करता।
अंशुल भाई, एक शेयर में चलने से पहले ये पूछ लेता हूँ, ये फिशर में लोग बड़े फंसे हुए हैं और कह रहे हैं कि अंशुल जी ने बोला था, पर आपने हर बार बोला कि 105 का स्टॉप लॉस है, वो कट गया। ये चक्कर क्या है? क्योंकि मैं उस समय कुछ दिन छुट्टियों पर था, वो उस समय की बात है जब ये सारी चीजें हुई। थोड़ा फिशर के बारे में बता दीजिए सर। सर फिशर जानना है तो आप पहले वापस सीजी शिपिंग पे चलिए। सीजी शिपिंग में आपने क्या किया था? सीजी शिपिंग में आपने आईपीओ बेस ब्रेकआउट प्ले किया था। तो नाम से हमको सिर्फ इतना मतलब है कि अपनी वॉच लिस्ट में लगा के बाई सेल करना है। यहाँ ब्रेकआउट आया, यहाँ हमने प्रीएम्प्टिव बाई किया, ये मेरा स्टॉप लॉस था। कट जाता तो सीजी शिपिंग मेरी वॉच लिस्ट से बाहर हो जाता। फिर दोबारा कब आता? 260 के ऊपर इत्तेफाक था, या आपकी किस्मत अच्छी कह लीजिए। 245 का ब्रेकआउट कायदे से वर्क किया। आपको मिला कितना? अगर आपने पूरी रैली टारगेट तक प्ले की तो 13 दिन में 31% का रिटर्न मिला। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग पोजीशन यहाँ लगा दूं तो आपका 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी अगर आपने 1 रुपए की रिस्क ली है तो सामने आपको 7 रुपए मिला। ये हो गया पहला ट्रेड। अब आ जाओ एन नंबर ऑफ ट्रेड के बाद आप आ जाओ फिशर। फिशर पे, फिशर में आपने क्या प्ले किया? आईपीओ बेस ब्रेकआउट। कितनी ही चीजें हमने देखी कि यहाँ पे फील्ड ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ? लॉन्ग लिक्विडेशन। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट क्या होता है? स्विंग लो। स्विंग लो भी ये नहीं बचाया, तो हमने प्रीएम्प्टिव बाई पे डेली चार्ट पे करीब इस जोन में कहीं स्टॉप लॉस रखा था, 105 रुपए के आसपास पे। डेली पे कोई स्विंग लो होगा, हाँ डेली है। हाँ ये वाला, ये जो कंसोलिडेशन हाई जहां से ब्रेकआउट बना था, यहाँ पे हमने प्रीएम्प्टिव बाई दिया था। 105 का जब ब्रेकआउट बना था, 105 ही पे प्रीएम्प्टिव बाई था। 119 रुपए के ऊपर आईपीओ बेस बाई था। आईपीओ बेस फेल हो गया तो वर्टिकली डाउन मूव आ गई। और ये कोई नई चीज थोड़ी है। आप रिसेंट के कोई आईपीओ के नाम ले लीजिए। रीगाल, एक इसका मैं उसमें गया था प्लांट विजिट में, रीगाल रिसोर्सेस आईपीओ बनने के बाद से कंटिन्यूअसली पिटाई हो रही है। सो व्हाट इज न्यू इन इट? न्यू ये है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आप अभी तक उसको पकड़ के बैठे हैं। तो वो इट कैन बी एनीथिंग। फिशर हो सकता था, रिसेंट आईपीओ के अगर आप मेरे को नाम बता सकें, मैं 1 मिनट खोल ही लेता हूँ ना। आप खोल लो, से चालू करें। चलो आप स्टार्ट से ही चालू कर लो। स्टार्ट क्या हो रहा है? कोई आईपीओ बेस नहीं बना। Hyundai, तो नाम हमको सिर्फ इसलिए जरूरी है कि ट्रेडिंग व्यू में लगाना है और स्क्रिप्ट लगा के बाई करना है। Hyundai कितना समय लगा आईपीओ बेस बनने में? उसके पहले कितनी ग्रो डाउन ऐप हुआ? ले लियो अंशुल भाई, ग्रो का शेयर है। चार उसमें ही 5 दिन का डेटा है सर। उसके पहले मैं आपको अच्छा अच्छा मल्टीपल एग्जांपल दे देता हूँ। अगर अच्छा। आपने Hyundai प्ले किया होता तो 159 डेज लगे आईपीओ बेस बनने में। जून 2025 में ब्रेकआउट आया तब चला। तो लिस्टिंग के बाद तुरंत निकलना है, 4 से 5 दिन प्रॉफिट लेके। क्यों निकलना है? क्योंकि आपको ये पूरी गिरावट, आपको फ्रस्ट्रेशन झेलने का शौक है तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट ये गिरावट मेरे को झेलने का शौक नहीं। यहाँ के मूविंग एवरेज अलाइन हुई, यहाँ के आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया, यहाँ से मेरा इंटरेस्ट आना चालू हुआ। दो चीज इसमें होती, या तो ब्रेकआउट फेल करता, स्विंग लो तोड़ता, मेरी वॉच लिस्ट से हट जाता। उसके बाद वो दुनिया में कहीं जाए, मेरे से क्या मतलब? मेरे को इसमें कोई मतलब नहीं है। मेरा काम क्या है? आईपीओ बेस ब्रेकआउट प्ले करना। मेरे को ना हुंडई से शादी करनी, ना स्टड से करनी, ना सीजी शिपिंग से करनी, ना लेंसकार्ट से करनी। अब ठीक है, मैंने ओला तो कभी बाई नहीं दिया था। ओला में ये क्यों हुआ? ओला में ये क्यों हुआ? बिल्कुल ठीक अगर बात आप नहीं पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड, तो आप हमेशा लिस्टिंग के दिन यही सवाल पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्या? हमेशा आपको इस टाइप के डाउन मूव्स में बैठे रहना पड़ेगा। अगर प्रमोटर अपना माल बेचने आ रहा है तो उसको लग रहा है ना कि एक ऑप्टिमम वैल्यूएशन पे आ चुका है, अब मेरे को आईपीओ लाना है और पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना है। तो वो एग्जिट अगर आप ले रहे हैं तो फिर तो बैठना पड़ेगा ना 6-8 महीने, 1 साल 2 साल, जब तक वैल्यूएशन वापस कंफर्टेबल लेवल पे ना आ जाए। और इस बीच में आपको करना क्या? अगर प्ले करना है
आईपीओ का बेस ब्रेकआउट प्ले कीजिए, अपना स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस कटे वॉच लिस्ट से हटा दीजिए जब तक नया ब्रेकआउट ना आए। तो शादी क्यों बिल्कुल करने की ठीक। जरूरत है? जिससे शादी की है वो घर पे दूसरी शादी अपनी कैपिटल से की है, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। उसका प्रोटेक्शन क्या है? स्टॉप लॉस। बिल्कुल ठीक बात है अंशु जी, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, वरना फिर वही वाला ही कॉन्सेप्ट है कि अगरबत्ती ही जलानी पड़ेगी, और वो हाँ, अगरबत्ती या तो आप क्यों स्टॉप जलानी। लॉस लगाएंगे या अगरबत्ती लगाएंगे। हमने आईआरबी में अगरबत्ती लगाई थी, उसके बाद से हमने स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया। एक चलिए सवाल ठीक है। आपका आया नहीं था जो आना चाहिए था कि रिलायंस क्यों बाय किया? अब तक रिलायंस में क्यों बैठे थे, अब क्यों रिलायंस बाय किया? हाँ रिलायंस आप देख लो क्या बना है, 305 दिन का, 305 दिन का, या मैंने तो वीकली देख के लिया था। ये गैप छूटा था, पहले ये गैप को 3 बार एब्जॉर्ब कर चुका, वो भी गैप मार्क कर देता हूं। हम्म, ये गैप था, यहां जाके फिल हुआ वो गैप, एग्जैक्टली अपर टेस्ट हुआ, फिर करेक्शन आया, बॉक्स बनाया, गैप के साथ चला, अब जाके फाइनली इस कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, तो अब मैंने बाई किया है। यहां से हो सकता है नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस काट दे, हो सकता है साइडवेज चला जाए मूविंग एवरेज कैचअप करने, हो सकता है मोमेंटम में सीधा सीधा ये ऑल टाइम हाई तोड़ दे। तो क्या करेगा मेरे को नहीं पता, ना मेरे को इतना जानना जरूरी है, क्योंकि पंडित का तोता नहीं हूं कि मैं भविष्य प्रिडिक्ट करूं। मार्केट जैसा जैसा चलता जाएगा मैं वैसे वैसे रिएक्ट करता जाऊंगा। एक सवाल आपका आना चाहिए था जो नहीं आया कि ब्रेकआउट फेल होते हैं तो आपको क्यों निकलना चाहिए। यहां भी रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ फेल कर दिया, स्टॉप लॉस काटा, नीचे आ गया, यहाँ पे हम निकल गए थे, इस जोन में प्रीएम्प्टिव हमने री एंट्री की थी। यहाँ पे भी एक बार इस ब्रेकआउट का यहाँ पे हमारा जो एग्जिट किए थे, यहाँ पे जब हम निकले थे उसके बाद से नीचे आया था। ये ब्रेकआउट उस समय मैंने मना किया था कि प्ले मत कीजिए, क्योंकि यहाँ भी वही गलती हुई थी, यहाँ भी वही गलती हो रही थी, पूरा एब्जॉर्ब करके वापस ऊपर आ गया। अल्टीमेटली रिलायंस जैसे स्टॉक्स में ब्रेकआउट फेल होते हैं। आप एक और बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट है। बता देता हूँ सर, जो लार्ज कैप में हम करते हैं, बॉक्स के लो जब फेल होते हैं तो हम लार्ज कैप को बेचते नहीं है, बॉक्स के लो का जब फेल कंफर्म होता है, फेल यहां हुआ था इन 2 हफ्ते में, कंफर्म ऑफ बेयर ट्रैप यहां बना था, तो हमने बॉक्स लो बाय किया था बॉक्स हाई के लिए। सेम इज विद एलएनटी, यहाँ बॉक्स लो फेल हुआ था गैप के साथ, यहाँ गैप के साथ रिक्लेम हुआ था, याद है 3174 से बाई बोल रहा हूँ, ऑल टाइम हाई के लिए जो आ गया 10% एक्सटेंशन आ रहा है। आई थिंक एशियन सिंपल। पेंट भी होगा। हाँ, इसके साथ एलएनटी के साथ एक और कोई था, मेरे को याद नहीं आ रहा, एशियन टाइटन। पेंट, एशियन पेंट देखना एक बार। एशियन पेंट तो अभी नीचे ही है। ये देखिए टाइटन में जब ये बॉक्स लो फेल हुआ था, यहाँ पे हम बेच नहीं रहे थे, हम इस कैंडल का वेट कर रहे थे कि कंफर्म करे कि बॉक्स लो फेल हुआ है। 3200 रुपए से टाइटन बाई दे रहा हूँ, ऑल टाइम हाई के लिए आ गया, अब 10% एक्सटेंशन के लिए। अब आ जाओ एशियन पेंट, समय थोड़ा सा ज्यादा लग गया, बॉक्स लो यहाँ पे फेल हुआ था, बॉक्स लो के नीचे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन किया इंस्टीट्यूशन ने, अब गैप का जैसे ही ब्रेकआउट आया है ये चल दिया है काउंटर, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, पुल बैक ले सकता है, इट कैन डू एनीथिंग इट वांट्स, बट जाना इसको कहाँ है? बॉक्स हाई तक। कुछ वर्टिकली चल जाते हैं, कुछ एक दो स्टॉप लेके चलते हैं, कुछ थोड़ा सा ज्यादा स्टॉप लेके चलते हैं, तो पैटर्न तो डिफरेंट शेप एंड साइज में है, बट पैटर्न तो एक ही है ना। बॉक्स लो अगर फेल हुआ है तो लार्ज कैप बाई ऑन डिप करना है, मिड कैप स्मॉल कैप बाई ऑन डिप नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है अंशुल भाई, काफी लंबी क्लास हो गई आज, और आई नो आपका थोड़ा सा टाइम एक्सटेंशन हो गया, लेकिन नहीं नहीं, मैं मेरे को उन तो इसमें दर्शकों बहुत से। मजा आता है सर, चार्ट वार्ट लगा के बताने में मेरे को बहुत मजा आता है। अगर आप आपके पास समय नहीं है, मेरे पास पूरा ही पूरा समय है। मैं तो यहाँ भी आपको एशियन पेंट में कप एंडल दिखा दे रहा हूँ, वीकली पे 12 11 27 में ब्रेकआउट आया था, वहां से नॉन स्टॉप चला। मेरे को तो आप जितनी देर बिठा के रखोगे मैं उतनी देर करता रहूंगा, क्योंकि आता यही है, करना यही है, होता यही है, इसके अलावा आता भी कुछ नहीं मेरे बिल्कुल फोर्टिस अंशुल वाला भाई, फोर्टिस वाला ट्रायंगल में आपको एशियन पेंट में यहाँ दिखा दे रहा हूँ, जो फोर्टिस 700 में ब्रेकआउट आया था, एशियन हाँ पेंट में 1700 पे आया था। बिल्कुल ठीक है। चलिए कोई बात नहीं अंशुल भाई, क्योंकि हमारी एक पूरी टीम भी लगी हुई है, और उनका भी एक टाइम लिमिट है,
तो उस हाँ, टीम को भी पीछे थोड़ा सब फ्री आपको बोल करता रहा हूँ। हूँ 12:30 बजे बंद करना था, 1:30 बजा दिया है। नहीं, मैं 1 बजे तक का तो मैंने उनको बोला हुआ था। अब देखिए उनको भी लंच वंच पे जाना होगा, वो भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आज तो कुछ ज्यादा ही लंबा सेशन हो गया। तो चलिए ठीक है। लेकिन अंशुल भाई अपनी चर्चा जारी रहेगी। देखिए इस तरह का एजुकेशन वाला भी जो पार्ट है, ये भी हमें बीच-बीच में हम करते रहेंगे ताकि दर्शकों को अवेयरनेस आती रहे और सभी दर्शकों को आती रहे। और जिन दर्शकों के मैं सवाल नहीं ले पाया हूँ, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे मेरे शो बीच बाजार में अंशुल भाई आएँगे 11 से 12 के बीच में। आपके जो सवाल हैं, क्वेरी आप भेज देना। देखो जो जितना जल्दी आ जाएगा सवाल पूछने, उसकी क्वेरी के देखिए आंसर होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा जल्दी होते हैं। एक समय सीमा रहती है सर, मैं क्षमा चाहता हूँ जिनके सवाल मैं नहीं ले पाया हूँ। अब फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का समय आ गया। अंशुल भाई बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और एक चीज़ मैं लास्ट में बोलूँगा कि जितने भी लोग देखना है, इसको मोबाइल में देखने की जगह अगर थोड़ा-सा बड़ी स्क्रीन में आप देख सकें, एंड्रॉइड टीवी वगैरह में, तो चार्ट-आर्ट आपको क्लियर दिखेंगे। मोबाइल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा देखना। हाँ, ये बात बहुत आपने इम्पोर्टेंट बताई है क्योंकि लैपटॉप या मोबाइल में अगर आप चार्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो उतना होगा नहीं क्योंकि स्क्रीन छोटी है, थोड़ा-सा और फिर मेरी एक विंडो है, अंशुल भाई की एक विंडो है, फिर ऊपर से टेक्निकल चार्ट की एक विंडो है, तो वो थोड़ा-सा छोटा हो जाता है, तो आप इसको थोड़ी-सी बड़ी लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी हो या तो आपकी, उस पर थोड़ा-सा एनलार्ज करके देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, जो लोग लर्न करना चाहते हैं। जो लोग केवल सवालों के उत्तर लेना चाहते हैं, उनके लिए तो ठीक है। ठीक है अंशुल भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय धन्यवाद। देने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।